नमस्कार मित्रों, विधि संगम क्लासेस से मैं नितेश त्रिपाठी आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, सीआरपीसी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन संभावित हैं राजस्थान एपीओ को लेकर या यूपीएचएसएस या आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, जहां पर सीआरपीसी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ये थोड़ा सा टफ भी माना जाता है। लेकिन हम अगर ये जान जाएं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो चैप्टर में तो उठाते हैं वो चैप्टर है चैप्टर 12। ठीक है, अध्याय 12 जो कि पुलिस की अन्वेषण की शक्ति। ठीक है, उसके बारे में, यानी कि पुलिस को जब आप इत्तिला देते हैं तो पुलिस को इत्तिला और उसके अन्वेषण की शक्ति को अध्याय 12 डील करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक सेक्शन को देखते हैं। तो ये मित्रों सेक्शन 154 से 176 के बीच में ये अध्याय 12 है। ठीक है, अध्याय 12 154 से लेकर 156 तक की धाराओं को डील करता है और इसके अंतर्गत पुलिस को दी गई इत्तिला और उसके बिहाफ पर पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके पहले सामान्य तौर पर जो हम शब्द यूज करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो क्या है? वो मित्रों ये है कि तो वो शब्द इसमें इस चैप्टर में जो यूज किया गया, जैसे कि एफआईआर की बात हम करते हैं तो एफआईआर शब्द डायरेक्ट तो नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन उसके संदर्भ में जो शब्द यूज किया गया है वो है इत्तिला या इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये शब्द आपका इत्तिला है, इत्तिला। ठीक है, इत्तिला या इसे आप इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि सूचना देना या इन्फॉर्म करना या इत्तिला देना। ठीक है, तो इत्तिला शब्द प्रयोग हुआ है। तो आप इत्तिला, जैसे कि कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी अपराध होता है, एक थोड़ा सा समरी पहले हम समझ जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी उसको देखेंगे एक एक सेक्शन को कि कहाँ कहाँ से कैसे बनता है। तो इत्तिला के संदर्भ में मित्रों आपको अच्छी तरह मालूम है कि कहीं भी आपको अगर अपराध की जानकारी होती है तो आप या तो पुलिस अधिकारी कह जाते हैं, कहाँ आप जाते हैं, या तो आप पुलिस महोदय के यहाँ जाते हैं, यानी कि थाने पर जाते हैं, एसएचओ साहब के यहाँ जाते हैं कि साहब एक ऑफेंस हुआ है तो चलकर आप देख लीजिए। ठीक है, या आप कहाँ जाते हैं, कल भी आपको हमने बताया था जो कंप्लेंट टू डी के अंतर्गत दिया गया है सीआरपीसी में, उसमें भी इत्तिला शब्द यूज किया गया है, यानी कि सूचना। मजिस्ट्रेट को आप सूचना देते हैं कि वो मजिस्ट्रेट इस पर न्यायिक कार्रवाई करे। ठीक है, तो हम जो चैप्टर है सीआरपीसी का, चैप्टर कौन सा, चैप्टर 15, ठीक है, यानी 15, अध्याय 15 के अंतर्गत हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ किस रूप में जाते हैं? परिवादी बनकर जाते हैं, परिवाद लेकर जाते हैं कि एक अपराध हुआ है और इसके बारे में आप जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू करें या न्यायिक कार्रवाई शुरू करें। तो ये दो तरह से हम किसी भी, कोई भी ऑफेंस कहीं भी होता है, ठीक है, कहीं भी ऑफेंस अगर आपका होता है मित्रों, तो उस ऑफेंस के ऑफेंस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो भी हम एक्शन लेना चाहते हैं, न्यायिक कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीआरपीसी में यही दो प्रावधान दिए गए हैं। या तो पुलिस अधिकारी यानी कि जो थाना है वहां पर एसएचओ साहब कहीं जाइए और फिर एफआईआर लिखवाइए, सूचना दीजिए, कुल मिलाकर सूचना। ठीक है, सूचना दीजिए, या चैप्टर 15 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आप एक कंप्लेनेंट के रूप में जाइए। यही दो प्रोविजन है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इस पर आते हैं। ठीक है, पुलिस अधिकारी पर। ठीक है, अभी हम पुलिस अधिकारी या थानाध्यक्ष के संदर्भ में बात करते हैं कि इनको किस प्रकार की इत्तिला हम देते हैं, कैसी कैसी इत्तिलाएं ये प्राप्त करते हैं। तो मित्रों ये भी पुलिस अधिकारी भी 3 प्रकार की इत्तिला प्राप्त करता है। ठीक है, पुलिस अधिकारी को 3 प्रकार से आप इन्फॉर्म करते हो।
पहला जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञेय। संज्ञेय अपराध के बाबत हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि एसएचओ महोदय एक ऑफेंस हुआ है जो कि संज्ञेय मुझे प्रतीत होता है या संज्ञेय है। ठीक है, जैसे जो हमने कल भी आपको बताया था कि सामान्य तौर पर संज्ञेय ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है और जिसके लिए फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 4 में प्रावधान है कि कौन कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। इसके अलावा जो शेड्यूल फर्स्ट है उसका जो पार्ट 2 है मित्रों, पार्ट 2 याद रखिएगा, पार्ट 2 में भी हमने एक सामान्य सिद्धांत के आधार पर यह निर्धारित किया था कि जो ये संज्ञेय अपराध हैं ये बड़े अपराध का अर्थ ये है कि या तो वो अपराध मृत्यु दंड से, डेथ पेनल्टी से, या लाइफ इम्प्रिजमेंट से, या कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वैसे अपराध क्या कहे जाते हैं, संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 3 वर्ष से ऊपर के जितने भी अपराध हैं वो संज्ञेय की कैटेगरी में हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप संज्ञेय अपराध की इत्तिला देते हैं। दूसरी इत्तिला आप असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के भी की सूचना आप कहां है। एक सामान्य व्यक्ति क्या जानता है, वो तो देखता है कि एक अपराध हुआ है, अब वो अपराध संज्ञेय है असंज्ञेय है, ये एक सामान्य आदमी या तो कानूनी आदमी जानेगा या तो सामान्य आदमी के बारे में सामान्य आदमी इसको नहीं जान सकता। वो तो सीधे थाने दौड़ जाता है कि एक ऑफेंस हुआ है, चलकर महोदय आप देखें एसएचओ महोदय। ठीक है, अब एसएचओ महोदय जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके आधार पर वो तय करते हैं कि वो अपराध संज्ञेय है कि वो अपराध असंज्ञेय, यानी कि वो अपराध 3 वर्ष से नीचे का है या 3 वर्ष से ऊपर का है। तो ये महोदय तय करते हैं, एसएचओ महोदय, उस आधार पर वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो या तो वो संज्ञेय अपराध का इंफॉर्मेशन देगा या तो असंज्ञेय अपराध का इंफॉर्मेशन देगा, या जितने भी आत्महत्या इत्यादि जो केसेस आते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आप सूचना कहां देते हैं, सुसाइड के, आत्महत्या इत्यादि के जो आपको सेक्शन दिया है, सेक्शन कौन सा, 174 से लेकर 176 के बीच में जो धाराएं आपको दी गई हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत आत्महत्या या अगर किसी व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट से हुआ है या किसी जानवर ने उसे काटा है, तो इस प्रकार के जो भी संदिग्ध मामले हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप सूचना पुलिस थाने के अधिकारी को दे सकते हैं कि एक सुसाइड हुआ है या इस प्रकार का एक डेड बॉडी पड़ा है जिसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो व्यक्ति नेचुरली मरा है या उसके साथ कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सूचना, ठीक है, ये तीनों प्रकार की सूचना, तीनों प्रकार की इत्तिला किसको आप देंगे, पुलिस स्टेशन के जो हेड होते हैं, एसएचओ महोदय, जो थाना प्रभारी होते हैं, उन्हें आप इत्तिला करिए। ठीक है, अब थाना प्रभारी महोदय ये तय करेंगे कि अगर वो अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, ठीक है, तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरू कर देंगे। अगर वो अपराध असंज्ञेय है तो वो उसको भी अपने थाने के डायरी में लिखने के लिए बाध्य हैं। ठीक, ऐसा वो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं ऐसा हमारे यहाँ सिर्फ संज्ञेय या जो हीनियस क्राइम है उनके ही मुकदमे लिखे जाते हैं, छोटे मोटे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। इस प्रकार का बहाना वो नहीं बना सकते। ठीक है, अपराध संज्ञेय हो, कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, सुसाइड के केसेस हो या इस प्रकार के कोई भी संदिग्ध मामले हैं, तो उसकी सूचना लिखने के लिए वो बाध्य हैं। हाँ, वहां पर थाने पर जब आप जाएंगे तो अलग अलग डायरी बनी रहती है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अलग डायरी रहती है, नॉन कॉग्निजेबल के लिए अलग डायरी रहती है। तो जैसा थानाध्यक्ष महोदय को प्रतीत होता है वैसे ही डायरी में वो क्या कर देते हैं, उसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, एंट्री कर देते हैं, लेकिन संज्ञेय मामलों में एंट्री करने के पश्चात वो बिना मजिस्ट्रेट के कहां चले जाएंगे, अन्वेषण करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो महोदय निकल जाएंगे।
लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ये नहीं वो कर सकते, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल में उन्हें लिखने का तो प्रावधान है कि आप थाने में डायरी में लिखिए, लेकिन वो अन्वेषण तभी करेंगे जब मजिस्ट्रेट क्या करता है, उन्हें आज्ञा देता है, ठीक है। आज्ञा देगा, मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना वो असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी 174 से लेकर 176 की जो धारा है उसमें विशेष प्रावधान बनाया गया जहां पर मृत्यु समीक्षा होती है, ठीक है। तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय लेते हैं। पहले छोटा है असंज्ञेय को पहले देख लेते हैं, ठीक है। धारा 155 को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि बाकी सब धारा 154, 155, 156 ये सभी धाराएं किन अपराधों से संबंधित है? कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल से संबंधित है। और नॉन कॉग्निजेबल की एकमात्र धारा है 155, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सर दर्द जो कोर्स का है वो हल्का हो जाए, ठीक है। बाकी हम लोग अपना देखते रहेंगे। तो चलिए उस सेक्शन को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये तो 154 है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, ठीक है। अब इसको सीधे खोलते हैं, कौन सी धारा? 155। चलिए यहां से देख लेते हैं। 74 ये धारा है, ठीक है। ये आपका 154, इसको पहले देख लेते हैं, फिर 154 से आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी सब धाराएं 154 से ही कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, ये एक धारा अलग से बीच में डाल दिया गया है, तो पहले इसको निपटा दिया जाए, बाकी आगे हम लोग चलेंगे। चलिए 155 के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, ये इसका मार्जिनल नोट है जो कि बेयर एक्ट में दिया है और इस पैनल के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भाषा को अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं, याद रखिए यहां पर यही से इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो गया शब्द, क्या है? उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में अगर क्वेश्चन बनता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट आप करते हैं, जो आप सूचना देते हैं, जो इत्तिला देते हैं, क्या उस अपराध का उसी थाने की सीमाओं में घटित होना जरूरी है? यस, जरूरी है, ठीक है। जिस थाने का मामला है उसी थाने में आप रिपोर्ट भी करेंगे, दूसरे थानों में रिपोर्ट करने का कोई भी प्रोविजन पूरे सीआरपीसी में नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंतर उससे किससे? 154 से, जिसमें संज्ञेय अपराध, याद रखिएगा संज्ञेय अपराध की सूचना, ठीक है। दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि पहला जो अंतर ये है कि संज्ञेय अपराध, ठीक है मित्रों, संज्ञेय अपराध की जो सूचना है वो किसी भी थाने में आप दे सकते हैं, किसी भी थाने में। इसके लिए कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आपको उसी थाने में जाना, नहीं जी, किसी भी थाने में आप दे सकते हैं, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये आप जब असंज्ञेय अपराध की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल की बात करेंगे, तो ये उसी संबंधित थाने में दिया जाना इसका क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। उसी संबंधित थाने में आप सूचना देंगे। संज्ञेय अपराध की सूचना आप किसी भी थाने में दे सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आजकल ये शब्द आया, क्या उसको कहते हैं शून्य एफआईआर, ठीक है, 0 एफआईआर। तो शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर जिस थाने का मामला है
जिस थाने में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस थाने के अतिरिक्त अगर आप किसी और थाने में सूचना देना चाहते हैं तो वो 0 FIR, 0 या 0 प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे कहा जाता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध। बाकी अगर अदर थाना है तो वो थाना उस संबंधित थाने में जहां पर जिसका मामला है, वो जिसका वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हुआ है, जिसका मामला है, उस थाने को वो भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 0 FIR या 0 FIR इसे कहा जाता है। लेकिन असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में ये कहीं भी नहीं दिया है। नॉन कॉग्निजेबल के संबंध में उसी संबंधित थाने में आपको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट, याद रखिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो डिफरेंस है दोनों में हमने आपको किया और इसको दिमाग में हमें रख लेना है। क्लियर है? तो यहां जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने बता दिया। ठीक है मित्रों, तो ये कहा, हाँ ये गया। ठीक है, तो यहां संबंधित उसी थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने का आपको रिपोर्ट करना होगा। किसी अन्य थाने का थानाध्यक्ष आपके रिपोर्ट को नहीं लिखेगा। क्लियर है? इत्तला की जाती तब इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में। ठीक है, हमने आपको पहले कहा था कि 2 प्रकार के रजिस्टर वहां पर रखे जाते हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में जो भी रिपोर्ट आती है उसको उसमें एंट्री दी जाती है, और दूसरा असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में एंट्री वहां पर उस रजिस्टर में। तो दोनों रजिस्टर अलग अलग थानों में रखे रहते हैं। ठीक है, ऐसी पुस्तक में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इसके लिए निर्दिष्ट करे। ठीक है, और प्रविष्टि कराएगा और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करेगा, वो भेज देगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में तो थानाध्यक्ष महोदय उसकी एंट्री संबंधित रजिस्टर में कर देंगे और उस व्यक्ति को कहेंगे कि भाई साहब अब हमारे हाथ क्या है, बंधे हैं। अगर आपको आगे अन्वेषण और करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो आप जो भी उस थाने का क्षेत्राधिकार रखने वाला जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहां से आप क्या लाइए, ऑर्डर लाइए। ठीक है, अब उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो जाना चाहे तो जाए, नहीं जाना चाहे तो इसके लिए पुलिस अब बाध्य नहीं है कि आपके मामले का क्या करेगी, वो अन्वेषण करेगी। ठीक है, तो ये 155 के अंतर्गत ये मुख्य चीजें आपको दी गई हैं मित्रों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा, जिसे मामले का क्या पहले कहा कि विचार, यानी कि उस मामले का वो संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, या उसका ट्रायल कर सकता है, या कॉग्निजेंस ले और ट्रायल वो नहीं कर सकता, लेकिन भाई सक्षमता नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उस मामले को किसको सुपुर्द कर देगा, ऊपर के कोर्ट को कर देगा। ऊपर के कोर्ट को कर देगा साहब हमारी क्षमता के बाहर है ये। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई। कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आज्ञा के बिना नहीं करेगा। कैसा मजिस्ट्रेट, जिसे मामले का विचार करने या अगर विचार नहीं कर सकता तो उसे कम से कम सुपुर्द करने की क्या हो, शक्ति हो। ठीक है, तो ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 बातें और यहाँ पर क्लियर कर लिया जाए। जैसे कि जब पुलिस अधिकारी, ठीक है, पुलिस अधिकारी अगर वो बिना मजिस्ट्रेट के, ठीक है, या तो हमने इसके पहले जब परिवार की परिभाषा हमने पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि पुलिस अधिकारी अगर अन्वेषण के पश्चात उसे मालूम चलता है कि मामला क्या है, असंज्ञेय है, तो उसकी रिपोर्ट क्या कहलाती है, परिवाद कहलाता है। ठीक है, तो अगर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के, ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा,
बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के अन्वेषण करता है। किन मामलों में? नॉन कॉग्निजेबल मामलों में। ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के अगर वो अन्वेषण करता है, याद रखिएगा कि मामला यही है, कौन सा? असंज्ञेय। ठीक है, मामला यही रहेगा। असंज्ञेय मामलों में अगर बिना मजिस्ट्रेट के वो अन्वेषण करता है तो उसकी जो रिपोर्ट कही जाएगी मित्रों, भाई हमने आपको पहले ही कहा था कि रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट को आपको देना ही पड़ेगा। कुछ भी आप करिए, एफआईआर लगाना चाहते हैं, चार्जशीट लगाना चाहते हैं, या आपको मालूम चलता है कि ये तो मामला नॉन कॉग्निजेबल है, जो भी है रिपोर्ट तो आपको मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी पड़ेगी, देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के अगर वो अन्वेषण करता है तो हमने आपको पढ़ाया था कि वो क्या कहा जाएगा? परिवाद कहा जाएगा, कंप्लेंट कहलाएगा। ठीक, लेकिन मित्रों अगर इस मामले में मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया? अन्वेषण का आदेश दिया। किन मामलों में? असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल मामलों में अगर मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण का, इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया, ठीक है, तो अगर आदेश मजिस्ट्रेट ने कर दिया मित्रों, याद रखिएगा, तो ये आदेश के अनुसार अगर पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है तो इसकी रिपोर्ट भले ही असंज्ञेय अपराध है, भले ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी रिपोर्ट क्या कही जाएगी? पुलिस रिपोर्ट कही जाएगी। पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मामला एक ही है, असंज्ञेय ही मामला है, लेकिन बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अगर पुलिस अन्वेषण किया तो पुलिस की रिपोर्ट परिवाद कहा जाएगा, और मजिस्ट्रेट के आज्ञा से अगर अन्वेषण किया तो वो रिपोर्ट क्या कही जाएगी? पुलिस रिपोर्ट, जिसके लिए क्या हम लोग पढ़े थे? धारा, कौन सा? धारा 173 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2। ठीक है, इसके इसी प्रारूप में धारा 173 2 के प्रारूप में हम उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर यहां पर समझ जाइएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी के सख्ती के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही सख्तियों का प्रयोग करता है जैसे पुलिस थाने का साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में करता है। ठीक है, तो यहां पर पहला जो ये प्रीलिम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि जब मजिस्ट्रेट का आज्ञा मिल जाता है कि ठीक है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें तुम क्या करो? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, आज्ञा मिल गई, तो सारी शक्तियां, जितना वो अन्वेषण की शक्ति है, 161 का बयान से लगाए दुनिया भर का जितना तामझाम वो कर सकता है। ठीक है, अन्वेषण के दौरान साक्ष्य एकत्र करने में जितना भी वो काम कर सकता है, जो कि उसे संज्ञेय मामलों में जितनी शक्तियां हैं कि व्यक्तियों को बुलाना, उनका बयान लेना, 164 का बयान, सारा कुछ, ठीक है, सारा कुछ हो चाहे तो वो पुलिस अधिकारी कर सकता है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन शक्तियों का प्रयोग वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में करता है, लेकिन यस वो गिरफ्तारी नहीं करेगा। ठीक है, अन्वेषण का आदेश है, सिर्फ अन्वेषण करो, लेकिन संज्ञेय मामलों में अन्वेषण में गिरफ्तारी भी शामिल है। गिरफ्तारी भी कर सकता है, जहां पर शंका है, जिस व्यक्ति पर शंका है उसे वो गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय मामलों में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। बाकी संज्ञेय मामलों में जो अन्वेषण की शक्ति आपको अध्याय 12 के अंतर्गत दिया है, चैप्टर 12 के अंतर्गत दिया है, उन सारी शक्तियों का प्रयोग पुलिस अधिकारी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर मजिस्ट्रेट ये आपको अरेस्ट वारंट जारी कर देता है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, तभी आप गिरफ्तारी करेंगे, नहीं तो सिर्फ आप अन्वेषण करिए, गिरफ्तारी करने का पावर आपको नहीं है। अरेस्ट वारंट मिलता है तो बात और है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या 2 से अधिक अपराध हो, जैसे कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी करता क्या है, किसी अपराध का तो अन्वेषण वो करता नहीं, वो तो मामले का करता है। मामले का अपराध, भाई कई जगह हमने आपको पढ़ाया था
कि अपराध और मामला दोनों शब्द साथ साथ आए हैं, ठीक है। तो अपराध तो पर्टिकुलर एक अपराध है कि ये ऑफेंस उसने किया है, लेकिन मामले में क्या होता है, मामले में एक से अधिक, ठीक है, जो पुलिस अधिकारी बनाता है वो केस बनाता है, केस मामला, तो केस में एक से अधिक अपराध हो सकते हैं, ठीक है। वो अपराध के बारे में अन्वेषण नहीं करता, वो केस के बारे में अन्वेषण करता है, ठीक है। वो केस के बारे में अन्वेषण करता है, जिसे हिंदी में मामला कहते हैं। तो मामले में एक से अधिक अपराध हो सकते हैं। तो मान लीजिए पुलिस ने केस का अन्वेषण किया, तो उसमें कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो कि कॉग्निजेबल निकले, कुछ ऑफेंस ऐसे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल निकले। तो इस स्थिति में अगर ए बी सी डी ई, ठीक है, इसमें से बी सी डी ई ये कैसे मामले निकले, असंज्ञेय निकले, असंज्ञेय, यानी कि इनका बहुमत ज्यादा है असंज्ञेय मामलों का, नॉन कॉग्निजेबल मामलों का बहुमत ज्यादा है, बी सी डी डी ई इतने मामले असंज्ञेय हैं, और मात्र एक छोटा सा ये बच्चा मामला है, ये मामला कैसा है, संज्ञेय। कॉग्निजेबल मामले, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है सिर्फ एक है, एक ही हुआ है, और बाकी सब क्या है, असंज्ञेय है। तो एक संज्ञेय आ गया, यानी कि एक तोप आ गया, तो सबका विचार या सबको क्या समझा जाएगा, एक पूरा केस भले इनका बहुमत है, लेकिन पूरा केस संज्ञेय केस समझा जाएगा, कॉग्निजेबल केस समझा जाएगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में पुलिस अधिकारी स्वतंत्र हो गया। अब एक संज्ञेय मामला आ गया, पूरा मामला क्या बन गया, संज्ञेय बन गया। अब वो फ्री है, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के वो अन्वेषण करेगा, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो इस वजह से एक संज्ञेय मामला पुलिस के हाथ को क्या कर देता है, खुला छूट दे देता है, क्लियर है। अब यहां पर मजिस्ट्रेट की पूर्व आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लियर है मित्रों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां मामले का संबंध ऐसे दो या दो से अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम एक, यहां पर लिख दिया है, कम से कम एक क्या हो, कॉग्निजेबल हो। तो वहां इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय है, वो पूरा मामला या पूरा केस क्या समझा जाएगा, कॉग्निजेबल केस समझा जाएगा, जिसके अंतर्गत पुलिस स्वतंत्र है, ठीक है मित्रों। तो ये आपका धारा 155 हम लोगों ने पढ़ा, जिनके अंतर्गत जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो और तो कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी धारा 154, ठीक है, धारा 154 से आगे की जो भी धाराएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि ये धारा इंपॉर्टेंट है 155, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। और बाकी जो भी ये धारा 154 से सीधे कनेक्ट करेंगे 156 को, ठीक है। 156 से आगे हम आपको वीडियोस के माध्यम से YouTube पर आपको बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा है मित्रों ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है, और ठीक है, फिर मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।